जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट जाए, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर एकदम साफ दिख जाती है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए, ये रही दिक्कत, और इसे प्लास्टर से ठीक किया जाएगा। ये एक ऐसा सच है जिसे हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम इंसानी मन की भूल भुलैया, हमारे बचपन की उलझनों और मतलब हमारी सांस्कृतिक यादों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कहा। क्योंकि मन के भीतर क्या टूटा है, वो किसी एक्सरे में थोड़ी दिखता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहता है, लेकिन असल जीवन तो ग्रे एरिया से भरा है। और आज की हमारी ये गहन चर्चा बिल्कुल उसी ग्रे एरिया के बारे में है। आज हम स्रोतों की गहराइयों में उतरकर एक बेहद जटिल और खूबसूरत साहित्यिक संसार को खंगालने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर कृपा शंकर और शोधार्थी किरण के बेहद विस्तृत शोध पत्र है, और इसके साथ ही राजकमल प्रकाशन और एग्जॉटिक इंडिया आर्ट से मिली जानकारी भी है। इन्हीं के आधार पर आज हम रमेश चंद्र शाह जी के विशाल रचना संसार को डिकोड करेंगे। खास तौर पर उनके जो बहुचर्चित उपन्यास है ना, गोबर गणेश और उसका सीक्वल विनायक, उन पे हमारा फोकस रहेगा। तो इस चर्चा का जो असल मिशन है वो सिर्फ एक किताब की समीक्षा करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लेखक, मतलब एक आम शहरी मध्यवर्गीय जीवन और कुमाऊनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके उन मानवीय अनुभवों को उकेरता है जिनसे हम सब गुजरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बचपन का वो जो परिवेश होता है ना, वो छोटी छोटी घटनाएं, वो हमारे पूरे वयस्क जीवन की नींव कैसे रख देती हैं। हाँ, और कैसे आधुनिकता के इस अंधी दौड़ में हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान कहीं पीछे छूट रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब साहित्य के गलियारों में अक्सर गोबर गणेश की तुलना पश्चिमी साहित्य की महान कृतियों और अज्ञेय के शेखर एक जीवनी से की जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। वही तो। आखिर इस उपन्यास में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इस कथा का जो मनोवैज्ञानिक कैनवस है। गोबर गणेश का जो नायक है वो एक बच्चा है, विनायक। अच्छा। हाँ, और पूरा उपन्यास इसी बालक के नजरिए से दुनिया को देखता है। लेखक ने कथा को ना 3 स्पष्ट खंडों में बांटा है। पहला है अन्य जल। जो शायद उसके बचपन के बारे में है। बिल्कुल, ये विनायक के बचपन और उसकी प्रारंभिक शिक्षा की नींव को दिखाता है। दूसरा खंड है त्रिपार्श्व और वर्णपट, जहां वो विश्वविद्यालय की दुनिया में कदम रखता है और उसके जीवन में प्रेम का प्रवेश होता है। और तीसरा खंड है अपने हिस्से का आसमान, जो उसके अध्यापकीय जीवन और एक वयस्क होने के बाद की चुनौतियों को समेटता है। बाल मनोविज्ञान का ये उपयोग ना मुझे मन्नू भंडारी के आपका बंटी और निर्मल वर्मा के लाल टीन की छत की याद दिला रहा है। मतलब उन उपन्यासों में भी बच्चों के दृष्टिकोण का बहुत प्रभावी इस्तेमाल हुआ है। हाँ हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। आपका बंटी में हम एक बच्चे की नज़र से उसके माता पिता के टूटते रिश्तों का दर्द महसूस करते हैं। और लालटीन की छत में एक बच्ची के किशोरा अवस्था में कदम रखने की जो छटपटाहट है, उसे देखते हैं। सही कहा। और गोबर गणेश इसी परंपरा का विस्तार करता है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। इसमें ना एक बच्चे की मासूम आंखों से बड़ों की दुनिया की विडंबनाओं और समाज की गहरी खाइयों को उकेरा गया है। मतलब वयस्क लोग तो अक्सर समाज की कड़वी सच्चाइयों को कोई न कोई तर्क देकर सही ठहरा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बच्चा उन्हें उनके सबसे असली और नंगे रूप में देखता है। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं, हम्म। मतलब मुझे लगता है कि बचपन के नजरिए से दुनिया को देखना
एक कैलिडोस्कोप से देखने जैसा है। कैलिडोस्कोप। दिलचस्प है। कैसे? मतलब जब आप कैलिडोस्कोप में झांकते हैं ना, तो हर बार एक नया रंग, एक नई आकृति बनती है। बचपन में भी हर छोटी घटना, चाहे वो स्कूल का कोई झगड़ा हो या बड़ों की कोई फुसफुसाहट, वो बहुत बड़ी और रंगीन होकर दिमाग पर छप जाती है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी है। और वो जो छाप है ना, वो जीवन भर के लिए उस कैलिडोस्कोप का एक स्थायी पैटर्न बन जाती है। बिल्कुल। और इसी कैलिडोस्कोप में जो सबसे गहरे और कभी-कभी डरावने रंग उभरते हैं, वो अक्सर समाज के बनाए नियमों के होते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग का जिक्र है, नारायण डूम है वाला प्रसंग। हाँ, मैंने भी शोध पत्रों में पढ़ा था। इस पर काफी जोर दिया गया है। मतलब एक बच्चे के लिए ये समझना कितना भयानक होता होगा कि उसके साथ खेलने वाला उसका दोस्त अचानक उससे अलग कैसे हो गया। यहीं पर विनायक को पहली बार वर्ण व्यवस्था और सामाजिक विषमता का पहला और सबसे कड़वा एहसास होता है। पहाड़ का समाज, जिसे हम अक्सर बहुत सरल मानते हैं, वहां भी ये चीजें इतनी गहरी हैं। ये मतलब उसकी माँ बिल्कुल मूक है, बिना कोई शिकायत किए बस दिन रात घर गृहस्थी में खपती रहती है। और दूसरी तरफ उसके पिता हैं जो आदर्शवादी हैं। हाँ, संगीत के शौकीन हैं और साधु सन्यासियों की संगति में रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो घर की कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं उठाते। और इसी वजह से परिवार का पूरा आर्थिक नियंत्रण मथुर काका के हाथों में चला जाता है। मथुर काका, ये एक बहुत दिलचस्प किरदार है। बिल्कुल, वो पिता के चरित्र के एकदम विपरीत हैं। बहुत व्यवहारिक, दुनियादार और दबंग किस्म के इंसान हैं। अब चूंकि वो परिवार का पेट पाल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवार के फैसले भी वही करते हैं। और उन्हें विनायक और उसके पिता की जो कला प्रियता है, उससे सख्त चिढ़ है। हाँ, वो विनायक को कला की बजाय विज्ञान पढ़ने पर मजबूर करते हैं और बात ना मानने पर उसे पीटते भी हैं। लेकिन यहाँ ना मैं एक कदम पीछे हटकर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि क्या हम सच में मथुर काका को पूरी तरह से विलेन मान सकते हैं? वो एक अच्छा नजरिया है। मतलब सोचिए जरा, जिस घर में पिता अपनी धुन में मस्त हैं, वहां अगर मथुर काका कठोर व्यावहारिकता ना अपनाए, तो क्या वो परिवार भूख से बिखर नहीं जाएगा? सही कह रही हैं। क्या उनकी वो सख्ती यथार्थ की वो कड़वी सच्चाई नहीं है जो असल में उस परिवार को जोड़े हुए है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये सिर्फ मथुर काका और विनायक के बीच का व्यक्तिगत टकराव नहीं है। तो फिर क्या है? ये कला और यथार्थ के बीच का वो सनातन संघर्ष है जिससे हर मध्यवर्गीय परिवार गुजरता है। मथुर काका सर्वाइवल की उस क्रूर जरूरत का प्रतीक हैं, जहां कविता और संगीत से राशन नहीं आता। हाँ, राशन के लिए तो पैसे ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक किशोर विनायक का विद्रोही मन इस यथार्थ को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। और शायद इसी घुटन से बचने के लिए वो जगन काका की तरफ आकर्षित होता है। एकदम सही। जगन काका उसके लिए एक खिड़की है जहां से खुली हवा आती है। वो देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, जेल जा चुके हैं और विनायक के सबसे बड़े आदर्श हैं। उपन्यासों में हमें उस दौर की गहरी वैचारिक बहसें भी देखने को मिलती हैं। जगन काका जो है वो अरविंद दर्शन के अनुयायी हैं। और दूसरी तरफ भुवन है जो एक कम्युनिस्ट है। हाँ, उन दोनों के बीच बहुत तीखी राजनीतिक बहसें होती हैं। और यहाँ ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में जब लेखक ने इन वामपंथी और दक्षिणपंथी या यूं कहें कि गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों के टकराव को उकेरा है, तो ये किसी भी विचारधारा को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं किया गया है। हम और हमारा स्रोत यहाँ किसी भी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ उस तत्कालीन समाज के यथार्थ चित्रण को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है। अंग्रेजों की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और उस समय के राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो जिक्र है, वो बस उस दौर का एक न्यूट्रल आईना है। हाँ, हम बस ये देख रहे हैं कि उस युग की उथल-पुथल ने विनायक जैसे युवाओं को कैसे प्रभावित किया। लेकिन विनायक का ये आदर्शवाद ज्यादा दिन टिकता नहीं। दुखद रूप से नहीं, जगन काका को टीबी हो जाता है। क्षय रोग। हाँ, और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। ये विनायक के जीवन में एक ऐसा तूफान लाता है जो सब कुछ बिखेर देता है। जगन काका का जाना ना सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, विनायक के लिए ये उसके सपनों के उस बुलबुले का फूटना है जो यथार्थ की सुई चुभते ही गायब हो जाता है। बहुत गहरी बात कही है। और जब ये खालीपन आता है, तब इस परिवार में भावनात्मक ठहराव लाने का काम घर की महिलाएं करती हैं, खास तौर पर उसकी बड़ी बहन सरोज, जिसे सब सरू कहते हैं। सरू का जो चरित्र है वो बहुत ही सशक्त और थोड़ा रहस्यमयी भी है। उसकी उम्र महज 13 से 17 साल के बीच है। सिर्फ इतनी सी? हाँ, लेकिन उसकी समझदारी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा है।
वो विनायक की मार्गदर्शक तो है ही, लेकिन साथ ही वो जगन काका की सबसे बड़ी राजदार भी है। यहाँ लेखक ने जगन काका, सरू और विनायक के बीच एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक त्रिकोण रचा है। इस त्रिकोण का सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे विनायक का वो सपना लगा जिसका जिक्र शोध पत्रों में काफी गहराई से किया गया है। हाँ, वो डॉन क्विक्सॉट वाला सपना। बिल्कुल। विनायक सपने में देखता है कि जगन काका डॉन क्विक्सॉट हैं। वो शूरवीर जो आदर्शों के लिए लड़ता है, और विनायक खुद को एक छोटे से टट्टू पर सवार उनके सेवक सांको पांजा के रूप में देखता है, जो बस पीछे पीछे चल रहा है। हाँ, और सरो वो उस सपने में एक खूबसूरत राजकुमारी है जिसकी रक्षा स्वयं डॉन क्विक्सॉट कर रहा है। ये बहुत ही सिंबॉलिक है। मतलब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सपना विनायक की इस बात की स्वीकृति है कि वो अपनी ही हीरो की कहानी में बस एक साइडकिक है और सरू ही असल धुरी है। क्या ये मनोविज्ञान की किसी ग्रंथि को दर्शाता है? बिल्कुल। विनायक अनजाने में ही ना अपनी बहन से ईर्ष्या महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका आदर्श, उसका हीरो उस पर उतना भरोसा क्यों नहीं करता जितना सरू पर करता है। ये तो बहुत आम इंसानी भावना है। हाँ, ये सपना विनायक के अवचेतन मन का आईना है। वो ये स्वीकार कर रहा है कि परिवार के इस चक्रव्यूह में सरू ही वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द जगन काका की दुनिया और नतीजतन खुद विनायक की दुनिया घूम रही है। और अगर हम परिवार की इन चार दीवारियों से थोड़ा बाहर निकलें तो विनायक को बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम उसके दोस्त करते हैं, है ना? बिल्कुल। त्रिभुवन, जो एक स्थानीय राजा का बेटा है, लच्छू, चंदू और डोम या मुस्लिम समुदाय से आने वाले उसके मित्र। ये दोस्त मंडली बस कोई साधारण समूह नहीं है, ये समाज में मौजूद अंतर्विरोधों का जीता जागता स्वरूप है। और विनायक का चरित्र इसी विस्तृत और खुले आंगन में तैयार होता है। यहाँ ना उपन्यास में आंचलिक यथार्थवाद का जो चित्रण है वो कमाल का है। आंचलिक यथार्थवाद मतलब पहाड़ का वो जीवंत चित्रण। जब मैं वो पढ़ रही थी ना तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद वहीं मौजूद हूँ। कुमाऊं की संस्कृति की महक ऐसी है। हाँ, वो कंटीली झाड़ियों से काफल और हिसालू जैसे जंगली फल नोच नोच कर खाते बच्चे, और वहाँ का खान पान, ओगल की रोटी, चूहे के लड्डू, कद्दू का रायता और आलू के गुटखे। मतलब ये सिर्फ खाने के नाम नहीं है, ये वो संवेदी स्मृतियां हैं जो किसी इंसान को उसकी मिट्टी से बांध कर रखती हैं। बिल्कुल सही। और प्रकृति के साथ साथ लेखक ने वहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी बहुत गहरा वर्णन किया है, जैसे कसार देवी का मंदिर, स्याही देवी का पहाड़, और वो धूनी वाला उत्सव भी तो है। हाँ, सर्दियों में जलाई जाने वाली बॉनफायर और होली के वो पक्के राग। लेकिन इन सब के बीच ना एक बेहद मार्मिक प्रसंग आता है चितई गोलू देवता के मंदिर का। वहाँ एक औरत है ना? हाँ, एक औरत जो युद्ध में अपने बेटे की मृत्यु के शोक में विक्षिप्त हो चुकी है, पागल हो गई है। ये दृश्य जीवन की उस निष्ठुरता को दिखाता है जिसे कोई भी संस्कृति पूरी तरह से ढंक नहीं सकती। बहुत सच कहा आपने। लेकिन संस्कृति की बात करते हुए विनायक उपन्यास में एक ऐसा दर्दनाक हिस्सा आता है जो सीधे आज के समय पर चोट करता है। आधुनिकता के प्रहार वाला हिस्सा। हाँ, लेखक ने जो वर्णन किया है वो सच में झकझोर देता है। कुमाऊनी माता पिता अपने ही बच्चों से कुमाऊनी भाषा में बात करने से कतराने लगे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पिछड़े लगेंगे। बिल्कुल, उन्हें डर है कि अगर बच्चे मातृभाषा बोलेंगे तो समाज उन्हें गंवार समझेगा। मतलब ये तो ऐसा है जैसे वैश्वीकरण की होड़ में हम अपनी ही उंगलियों के निशान मिटा रहे हों। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और अपनी जड़ों से कटने की ये कहानी सिर्फ कुमाऊं की नहीं है, ये आज के दौर के हर उस समाज की व्यथा है जो आधुनिक दिखने की अंधी दौड़ में शामिल है। हम सब कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। हाँ, हालांकि स्रोतों में एक और ऐतिहासिक तथ्य है जो यहाँ बहुत अहम है। अल्मोड़ा में बसे कुछ ब्राह्मण परिवारों का जिक्र है जो 500 साल पहले महाराष्ट्र से आकर वहां बसे थे। इसका मतलब है कि जिसे हम एक शुद्ध और अछूती स्थानीय संस्कृति मानते हैं, हाँ, वो भी तो सदियों के प्रवासन और अलग अलग संस्कृतियों के घुलने मिलने का ही परिणाम है ना। बिल्कुल। संस्कृति कोई रुकी हुई झील नहीं है, वो तो हमेशा बहती और नई चीजों को अपने में मिलाती एक नदी है। और इसी नदी के बहाव के साथ विनायक की कहानी भी आगे बढ़ती है। अब हम गोबर गणेश के सीक्वल विनायक पर आते हैं, जो 2010 में आया और फिर 2022 में भी। हाँ, अब हम पाते हैं कि हमारा जो नायक है विनायक, वो बड़ा हो चुका है। वो अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति के कगार पर है। सफलता भी मिल गई है उसे। बिल्कुल, बाहरी दुनिया की नजर में वो फल फूल रहा है, लेकिन उसके भीतर एक बहुत ही गहरी, चुभने वाली बेचैनी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
इतने साल गुजारने के बाद जब इंसान को शांत हो जाना चाहिए, तब ये बेचैनी क्यों? कहानी की शुरुआत ना एक चिट्ठी से होती है जिसपे लिखा है माय डियर बीनी, और उस चिट्ठी के साथ एक पुरानी खुशबू आती है। और पुराने दोस्त भी लौटते हैं, लच्छू, चंदू, त्रिभुवन। और मालती, मार्गरेट, शकुंतला, मिसेस दुबे जैसे किरदार फिर से इस कथा में प्रवेश करते हैं। यहीं पर ना रमेश चंद्र शाह का लेखन अपनी दार्शनिक गहराई के चरम पर पहुंचता है। अच्छा, हाँ, लेखक ने यहाँ दो बेहद अहम अवधारणाओं को आमने सामने रखा है, स्मृति यानी मेमोरी और प्रतिस्मृति यानी काउंटर मेमोरी। प्रतिस्मृति नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ही यादें हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में खड़ी हो गई हों। बहुत खूब। मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि हम एक पुरानी तस्वीर को देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि यार उस तस्वीर में जो मुस्कान है वो झूठी थी, कि जो कहानी हमने जीवन भर खुद को सुनाई वो असल में वैसी थी ही नहीं? एकदम सटीक व्याख्या है ये। स्मृति वो है जो हम अपने ईगो को बचाने के लिए याद रखना चाहते हैं। ये हमारा अपना बुना हुआ सुरक्षित नैरेटिव है। और प्रतिस्मृति? प्रतिस्मृति तब जन्म लेती है जब वही अतीत किसी नए नजरिए से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये पुराने अतीत का वर्तमान नजरिए से किया गया पुनर्मूल्यांकन है। मतलब ये नॉस्टैल्जिया की कोई मीठी चाशनी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो अपने ही भ्रम के शीशे को तोड़ने की प्रक्रिया है। ये तो बहुत ही असहज करने वाली स्थिति होगी। इस मानसिक उथल-पुथल को स्रोत सामग्री में किस तरह से समझाया गया है? इसे समझाने के लिए शोध पत्रों में ना लेखक के एक अन्य उपन्यास पूर्वापर के पात्र वंशी बाबाजी और भारतीय दर्शन शास्त्र के अद्वैत दर्शन का संदर्भ दिया गया है। अद्वैत दर्शन, ज्ञान और आत्मज्ञान का दर्शन, इसे अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझे तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, अद्वैत दर्शन मानता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। ज्ञान वो है जो आपको ये बताता है कि लहर कैसे उठती है, पानी का तापमान क्या है। लेकिन आत्मज्ञान वो है जब लहर को ये एहसास होता है कि वो स्वयं ही समंदर है। अरे वाह! जब विनायक इस प्रतिस्मृति के दौर से गुजरता है ना, तो वो इसी आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा होता है। उसे ये बोध होता है कि जीवन कोई एक सीधी लकीर नहीं है जिस पर आप चलते जाएं और अतीत पीछे छूट जाए। बिल्कुल, जीवन एक वृत्त है, एक सर्कल है जो अंततः घूम फिरकर अपने आरंभिक बिंदु से ही जा मिलता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी, अपनी उसी मिट्टी तक वापस लौटना ही जीवन का अंतिम सच है। हाँ, आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो रमेश चंद्र शाह जी का ये साहित्य केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हम सभी के भीतर बैठे उस असिद्ध यानी अपूर्ण इंसान की व्यथा कथा है, जो उमंग और अंतर्द्वंद के बीच अपनी पहचान तलाश रहा है। और आज की इस तेज रफ्तार और सूचनाओं से भरी दुनिया में ये ज्ञान बहुत प्रासंगिक है। गोबर गणेश और विनायक हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, उन बचपन के संस्कारों को पहचानने के लिए जो आज भी हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, इस पर सोचिएगा जरूर। जब हमारी स्मृति उस कहानी को झुठलाने लगे जो हमने जीवन भर खुद को और दुनिया को सुनाई है, जब हमारी प्रतिस्मृति हमारे सामने एक अलग ही सच लाकर खड़ा कर दे, तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल, तब हम किस सच्चाई को अपनाएंगे? क्या हम उस नए यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपने भीतर के उस कैलिडोस्कोप को घुमाते रहिए। शुक्रिया।